पुनर्जन्म लेकर वापस आने के बाद मैंने जो सबसे पहला काम किया वो था एक जिंदा और जहरीला सेंटीपेड निगलना। जब मैंने क्लास का दरवाजा धक्का देकर खोला तो हर कोई मेरी तरफ देखने लगा। मैं पसीने से तरबतर था और मेरे कानों में अभी भी उस जहरीले कनखजूरे के मेरे अंगों को चबाने की आवाज गूंज रही थी जो मुझे पिछले जन्म में सुनाई दी थी। लेकिन जब मैंने सिर उठाकर ब्लैक बोर्ड पर लिखी तारीख देखी, 15 जून 2026, तो मेरे चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई और मैं सन्नाटे में जोर से हंस पड़ा। क्या तुम पागल हो गए हो, साइको कहीं के? पोडियम पर खड़े प्रोफेसर मुझ पर चिल्लाए। अगली सीट पर बैठी लिनवेई ने मुझे नफरत से देखा, जैसे वह किसी पागल आवारा कुत्ते को देख रही हो। मेरी नजर लिनवेई पर टिकी। पिछले जन्म में इस औरत ने एक ताकतवर इंसान को खुश करने के लिए मुझे जिंदा लाशों ज़ॉम्बीज के झुंड में धकेल दिया था, लेकिन अब भी मेरे पास उससे उलझने का समय नहीं था। मैं जानता था कि इस दुनिया को निगलने वाले पर्पल मिस्ट के आने में 2 घंटे से भी कम का समय बचा है, और वह काला कनखजूरा जो इस वक्त लैब की कांच की बोतल में बंद है, इसी कोहरे के कारण एक एस क्लास महादानव में बदलने वाला था, जिसने अगले 10 सालों बाद मुझे तड़पा तड़पा कर मारा था। पिछले जन्म में मेरी मौत उस कीड़े के हाथों हुई थी। इस जन्म में मैं उसे जिंदा चबाने आया था। मैंने किसी की परवाह नहीं की और क्लास से बाहर भाग गया। मैंने फायर एक्स कुल्हाड़ी से लैब का दरवाजा तोड़ा और उस कीड़े को ढूंढ निकाला। वह अभी भी कांच की बोतल में रेंग रहा था, अपनी किस्मत से बेखबर। पर्पल मिस्ट के आने से ठीक पहले मैंने बोतल उठाई और उसे जिंदा ही निकल गया। उस कीड़े की सख्त खाल जब मेरी खाने की नली से गुजरी तो ऐसा लगा जैसे मैंने दर्जनों ब्लेड निगल लिए हों। उसके जहरीले रस ने मेरे पेट को जलाकर रख दिया। मैं दर्द से तड़पते हुए फर्श पर गिर गया। मेरी त्वचा फटने लगी और हड्डियां चटकने लगीं। उसी समय खिड़की के बाहर से चीख पुकार का शोर उठने लगा। पर्पल मिस्ट आ चुका था। कयामत की शुरुआत हो चुकी थी। जल्द ही लोग समझ जाएंगे कि इस नई दुनिया में जो भेड़ का मांस खाएगा वो भेड़ जैसा बन जाएगा, जो बत्तख खाएगा वो बत्तख बनेगा। लेकिन मैंने तो तबाही के असली राजा को ही निगल लिया था। इस जन्म में मैं कसाई के हाथों कटने वाली भेड़ नहीं बनने वाला था। मैंने अचानक अपनी आंखें खोलीं और जमीन से उठ खड़ा हुआ। मेरे शरीर के बढ़ते आकार के कारण मेरे कपड़े फट चुके थे और मेरी छाती क्रिस्टल जैसी सख्त और चमकदार हो चुकी थी। मैंने अपने हाथों को देखा। वे लंबे और साफ थे, जिनमें कोई खास ताकत नहीं दिख रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने दिमाग में सोचा, कड़क, मेरी 5 उंगलियों से 5 काली और नुकीली हड्डियां बाहर निकल आईं, जैसे म्यान से तलवारें निकलती हैं। उन पर एक नीली जहरीली चमक थी। सिस्टम अलर्ट, क्षमता अनलॉक, जागृत शक्ति, टैलेंट इविल सिम्बियोट, एसएसएस क्लास। विशेष क्षमताएं: हर जहर से इम्यूनिटी, अंगों का दोबारा उगना रीजनरेशन, बाहरी कंकाल का सख्त होना और जहर पर काबू। मैं कामयाब रहा। मैंने अपनी मुट्ठी भींची और अपने भीतर की असीमित ताकत को महसूस करके जोर से हंसने लगा। मेरी डरावनी हंसी खाली बिल्डिंग में गूंज उठी। हा हा हा। धड़ाम! तभी लैब का दरवाजा एक भारी ताकत से टूटकर हवा में उड़ गया और दीवार से जा टकराया। जब धूल थमी तो दरवाजे पर एक भयानक परछाई खड़ी थी। वह स्कूल का गार्ड झांग होंग था, लेकिन अब उसे इंसान कहना गलत होता। उसकी वर्दी उसकी फूली हुई मांसपेशियों के कारण फट चुकी थी। उसकी त्वचा नीली धूसर हो गई थी और उस पर काले छाले पड़ गए थे। उसका आधा सिर दोगुना बड़ा हो चुका था। एक आंख बाहर लटकी हुई थी और मुंह से पीला हरा लार टपक रहा था। कोहरे के पहले हमले में झांग होंग अत्यधिक गुस्से में होने के कारण बहुत ज्यादा कोहरा निकल गया था, जिससे वह आम ज़ॉम्बी बनने के बजाय सीधे फर्स्ट स्टेज म्यूटेंट विकृत दानव बन गया था। रोआर! वह जानवर की तरह दहाड़ा और उसकी धुंधली आंखों ने मुझे निशाना बना लिया। ये ताजे मांस के लिए उसकी भूख थी। अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे अपनी इस नई बॉडी का टेस्ट करने के लिए एक टारगेट की जरूरत थी। वह म्यूटेंट एक अनियंत्रित टैंक की तरह मेरी तरफ बढ़ा। उसके हर कदम से जमीन हिल रही थी। उसने अपनी भारी और मोटी बांह हवा में उठाई और पूरी ताकत से मेरे सिर पर वार किया। इस पंच में कम से कम 500 किलो का दम था। अगर कोई आम इंसान होता तो उसका सिर तरबूज की तरह फट जाता, लेकिन मैं बस हल्का सा एक तरफ हटा। मेरी रफ्तार इतनी तेज थी कि वहां मेरी एक फैंटम ही रह गई। धमाका! उसका मुक्का सीमेंट के फर्श पर लगा और वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया। धूल और पत्थर उड़ने लगे, लेकिन मैं पहले ही उसके बगल में पहुंच चुका था। बहुत धीमे हो, मैंने ठंडी नजरों से देखा। अपने हाथ को चाकू की तरह घुमाया और उंगलियों की नुकीली हड्डियों से उसकी मोटी गर्दन पर वार किया। सर! वह वार इतनी आसानी से पार हो गया।
जैसे गर्म चाकू मक्खन को काटता है। एक ही झटके में खेल खत्म। यह एक एसएसएस क्लास और एक मामूली म्यूटेंट के बीच का अंतर था। मैंने उसकी लाश के पास जाकर अपनी नुकीली हड्डी से उसकी छाती को चीर दिया। उसके काले पड़ चुके दिल के पास मुझे चावल के दाने के आकार का एक भूरा क्रिस्टल मिला। फर्स्ट स्टेज कोर एनर्जी क्रिस्टल। यह इस कयामत की दुनिया की करेंसी, पैसा भी थी और ताकत बढ़ाने का जरिया भी। मैंने उसे मुंह में डाला और टॉफी की तरह चबाकर निगल गया। एक गर्म लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई और मेरी थकान पल भर में गायब हो गई। अभी यह बहुत कम है। मैंने लैब से बाहर देखा, जहां पूरा स्कूल उस पर्पल मिस्ट में डूब चुका था और चारों तरफ से चीखें आ रही थीं। मेरी आंखों में वह नरक जैसा नजारा साफ दिख रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर एक शिकारी की क्रूर मुस्कान थी। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और बाहर निकल आया। बाहर का नजारा किसी बूछड़खाने जैसा था। छात्र जान बचाने के लिए भाग रहे थे और झॉम्बी उन्हें पीछे से पकड़कर जिंदा चबा रहे थे। बचाओ, मेरे पीछे मत आओ और तेज भागो। लगभग 1 दर्जन छात्रों का ग्रुप जान बचाने के लिए हमारी बिल्डिंग की तरफ भागा आ रहा था। वे खून से लथपथ थे और उनके चेहरों पर खौफ था। सबसे आगे बास्केटबॉल की ड्रेस पहने एक लड़का ली हाउ था, जो हाथ में एक डंडा लिए था। वह खुद को बचाने के लिए रास्ते में आने वाली लड़कियों को बेरहमी से पीछे धकेल रहा था, ताकि वह आगे निकल सके। उस ग्रुप के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा रेंगने वाला राक्षस क्रॉलर था। वह कभी स्कूल की कैंटीन वाली आंटी हुआ करती थी, लेकिन अब उसके हाथ पैर मकड़ी की तरह उलटे हो चुके थे और उसके पेट पर एक बड़ा सा मुंह था जिसमें नुकीले दांत थे। उसकी लंबी जीभ किसी तीर की तरह निकली और उसने सबसे पीछे भाग रहे एक मोटे लड़के को जकड़ लिया। बचाओ, ली हाओ, मुझे बचाओ। वह मोटा लड़का एक पेड़ को पकड़कर गिड़गिड़ाया और ली हाओ की तरफ हाथ फैलाया। ली हाओ ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह रुका नहीं, बल्कि और तेज भागने लगा। उसने तो अपने पास भाग रही एक लड़की को भी राक्षस की तरफ धक्का दे दिया, ताकि राक्षस उसे खाने में व्यस्त हो जाए और उसे भागने का समय मिल जाए। इंसानियत, चाहे जितनी बार देखूं, बहुत मजेदार लगती है। मैं रास्ते के बीचों बीच दोनों हाथ जेब में डाले खड़ा था और इस तमाशे को देख रहा था। सामने से हटो, रास्ते में मत आओ। ली हाओ ने मुझे बीच में खड़े देखा। डर के मारे उसने मेरा चेहरा नहीं पहचाना और मुझे एक आम डरा हुआ लड़का समझकर मुझ पर अपना डंडा तान दिया। वह चिल्लाया, जाओ और दानव का खाना बनो। छटाक, वह भारी डंडा मेरे कंधे से ठीक 3 सेंटीमीटर पहले हवा में ही रुक गया। मैंने सिर्फ अपनी एक उंगली से ली हाओ के पूरी ताकत से मारे गए डंडे को रोक दिया था। मेरा हाथ नहीं, यह कैसे मुमकिन है? ली हाओ खौफ से चिल्लाया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ली हाओ, अगर अब तुमने कोई बकवास की तो दर्द बहुत ज्यादा होगा। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। आसपास भागते हुए छात्र इस खौफनाक ताकत को देखकर दंग रह गए। वे कुछ पल के लिए पीछे के राक्षस को भी भूल गए और वहीं रुक गए। मैंने जमीन पर कांपते हुए ली हाओ को छोड़ दिया। मेरी नजरें उस राक्षस पर गईं, जो उस मोटे लड़के को आधा चबा चुका था। उस राक्षस ने भी मेरे भीतर की ताकत को महसूस कर लिया था। उसे समझ आ गया था कि उसके सामने जो खड़ा है वह उससे भी बड़ा और खतरनाक शिकारी है। उसने मुंह से मांस का टुकड़ा गिरा दिया। उसका बड़ा सा मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी डरावनी आंखों में पहली बार खौफ, डर साफ देखा जा सकता था। मैंने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हारा पेट भर चुका है तो अब मेरी बारी है। तो फिर अपने उस कोर को निकालकर खाने के पैसे के रूप में दे। मैंने शांति से एक बात कही और मेरा शरीर उसी पल उस जगह से गायब हो गया। हवा के हिलने से वहां मौजूद भीड़ को बस अपनी आंखों के सामने एक पल के लिए धुंधलापन महसूस हुआ। ठीक उसके तुरंत बाद वह खुद को बहुत बड़ा समझने वाली ग्लूटनी स्पाइडर अचानक चलने ही वाली थी कि न जाने कब मैं उसकी पीठ पर जाकर खड़ा हो गया। मैंने एक हाथ से उसके बाल पकड़े और उसके सिर को जबरदस्ती ऊपर की तरफ खींच दिया। मेरे दाहिने हाथ से निकले हुए बोन स्पाइक्स किसी ड्रिल मशीन की तरह घूमने लगे और सीधे उस मॉन्स्टर के सिर के ऊपरी हिस्से के अंदर घुस गए। उसने उसके दिमाग को चीर दिया और नीचे के जबड़े से बाहर निकल आए। उस विशालकाय मॉन्स्टर की लाश धड़ाम से नीचे गिर गई, जिससे चारों तरफ बैंगनी रंग की धूल उड़ने लगी। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। मैंने उस मॉन्स्टर के सिर के अंदर से एक हरे रंग का क्रिस्टल कोर निकाला, उसे अपने कपड़ों पर रगड़कर साफ किया और फिर उसकी लाश से नीचे कूद गया। वे सभी छात्र अपना मुंह खोले हुए मुझे उस मॉन्स्टर की लाश के पास खड़ा देख रहे थे। मेरे पूरे शरीर पर खून की एक बूंद भी नहीं लगी थी। उनकी आंखों का भाव डर से बदलकर एकदम सुन्न हो गया और आखिर में वह एक पागलपन वाले जुनून में बदल गया। वह ठीक वैसा ही नजरिया था जैसे डूबता हुआ कोई इंसान आखिरी तिनके को पकड़ता है।
लोगों का एक समूह तुरंत मेरे पास आ गया। जो लोग अभी कुछ देर पहले एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, इस समय वे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने अपने सगे पिता को देख लिया हो और वे मेरे पैंट के निचले हिस्से को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इसी बीच सबसे आगे खड़ा ली हाउ अचानक उठ बैठा। तुम इतने ताकतवर हो तो तुम पहले क्यों नहीं आगे आए? अगर तुम पहले आ जाते तो इतने सारे क्लासमेट्स को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। तुमने ही उन्हें मारा है। हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हें सबको इसका जवाब देना होगा। मैं भी तुम्हें इसका बदला चुकाना चाहता हूं। क्या तुमने सुना? यह सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने एक लात मारकर ली हाओ को दूर फेंक दिया। ली हाओ की सांसें तुरंत थम गईं। इस दुनिया के ज़ॉम्बी वायरस ने हमारे सीधे साधे और भले सहपाठियों को भी संक्रमित कर दिया है, मैंने नफरत से कहा। ठीक इसी समय कॉलेज की बिल्डिंग की दिशा से अचानक एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। यहां मची अफरा तफरी ने जॉम्बीज के एक बहुत बड़े झुंड को इस तरफ आकर्षित कर लिया था। तुम सबको तुम्हारी किस्मत मुबारक हो, मैंने ये बात छोड़ते हुए कहा, और मेरा शरीर तुरंत उस घने कोहरे की गहराइयों में गायब हो गया। मेरे पीछे उन छात्रों के रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। साथ ही मांस के चीरे जाने और ज़ॉम्बीज के जश्न मनाने का शोर आ रहा था। इन आवाजों पर मेरे अंदर कोई हलचल नहीं हुई। मेरे दिल की धड़कनें बहुत ही डरावनी हद तक सामान्य थीं। यहां तक कि मैं यह हिसाब लगा रहा था कि मेरा अगला बड़ा खाना मुझे कहां मिलेगा। यही इस दुनिया का अंत है, जहां दूसरों पर दया करने वाले सबसे पहले मरते हैं और बेरहम लोग हमेशा जीवित रहते हैं। झांगचेन यूनिवर्सिटी का सुपरमार्केट ईस्ट कैंपस और रहने वाले इलाके के बॉर्डर पर स्थित है। आम दिनों में यह छात्रों के आने जाने की सबसे पसंदीदा जगह हुआ करती थी, लेकिन इस समय यह कांच के एक बहुत बड़े जार की तरह बन चुका था। वह अंदर डरे हुए बचे लोगों से पूरी तरह भरा हुआ था। सुपरमार्केट का शटर आधा नीचे गिरा हुआ था। कांच की खिड़कियों को सामान रखने वाले रैक्स और मिनरल वाटर के बक्सों से बंद किया हुआ था। बाहर दर्जनों ज़ॉम्बीज बिना थके उस कांच पर लगातार हाथ मार रहे थे, जिससे वहां खून के हाथों के निशान और गाढ़ा थूक जमा हो रहा था। सुपरमार्केट के अंदर की हवा बहुत गंदी थी, जहां पसीने की बदबू, इंस्टेंट नूडल्स की गंध और पेशाब की हल्की बदबू फैली हुई थी। लगभग 50 बचे हुए लोग वहां एक साथ सिमटे हुए थे। उस भीड़ के बीच में सफेद रंग की फ्रॉक पहने एक लड़की खड़ी थी। हालांकि उसकी फ्रॉक पर धूल लगी थी और उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, फिर भी यह सब उसकी खूबसूरती को छिपा नहीं पा रहे थे। लिन वेई, जो जांगचेन यूनिवर्सिटी की सबसे मशहूर लड़की मानी जाती थी और मेरे पिछले जीवन की देवी भी थी, इस समय वह एक टेबल पर खड़ी थी और उसके हाथ में एक लाउडस्पीकर था। उसकी आवाज भले ही थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसमें एक लीडर जैसा अंदाजन साफ झलक रहा था। कोई भी परेशान मत हो। मैंने अपने फोन से शहर के बाहर रहने वाले अपने मामा से बात कर ली है, जो सेना में बहुत बड़े अधिकारी हैं। आर्मी हमें बचाने के लिए बहुत जल्द यहां आ रही है। इस समय के सामान को सबको बराबर बांटा जाएगा। लड़के दरवाजे को बंद रखने का काम संभालेंगे और लड़कियां सामान को रैक पर ठीक से लगाएंगी। अगर किसी ने भी खाना छिपाने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके इस आदेश पर कुछ ताकतवर लड़के बॉडीगार्ड्स की तरह उसके चारों तरफ खड़े हो गए और दूसरे छात्रों पर रोब जमाने लगे। ओए चश्मे वाले, चुपके से चॉकलेट मत खा, इसे यहां दे, और तू जाकर दरवाजे को संभाल, पीछे आराम से मत बैठ। अपने काबू में आए हुए माहौल को देखकर लिन वेई की आंखों में एक घमंड की चमक आ गई। वह बहुत चालाक थी। इस खराब समय में जिंदा रहने के लिए सिर्फ सामान की जरूरत नहीं होती, बल्कि ताकत की भी जरूरत होती है। भले ही यह एक अस्थायी टीम थी, लेकिन जब तक बोलने की ताकत मेरे पास है, मैं ही यहां की रानी हूं। अचानक सुपरमार्केट के पिछले दरवाजे वाले लोहे के गेट पर एक बहुत तेज आवाज हुई। वह भारी लोहे का दरवाजा ऐसा लगा जैसे किसी भारी हथौड़े से तोड़ा गया हो और उसका पूरा फ्रेम मुड़ गया। यह सब कैसे हुआ? पिछला दरवाजा तो बंद था ना। लिन वेई का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और वह चिल्लाई, जल्दी करो जांग चांग, कुछ लड़कों को लेकर जाओ और उसे रोको, समझ गए? चलो मेरे साथ आओ। कुछ लड़के अभी आगे बढ़े ही थे कि वह लोहे का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूटकर दूर जा गिरा। उड़ती हुई धूल के बीच एक दुबला पतला शरीर हाथ में फायर फाइटिंग वाली कुल्हाड़ी लिए अंदर आया। उसने एक फटी हुई सफेद टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर बैंगनी रंग की अजीब नसें उभरी हुई थीं और उसकी दोनों आंखों से एक डरावनी ठंडी चमक निकल रही थी। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सबने सोचा कि कोई ज़ॉम्बी अंदर आ गया है और वे डर के मारे एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए पीछे भागने लगे। लेकिन लिन वेई ने उस चेहरे को साफ पहचान लिया। शू झिंग चेन। उसकी आंखें हैरान होकर फटी की फटी रह गईं। उसकी यादों में शू झिंग चेन सिर्फ एक शांत रहने वाला गरीब परिवार का लड़का था,
जो किसी को दिखाई भी नहीं देता था, और कभी-कभी वह बहुत ही कमजोर और प्यार भरी नजरों से उसे चुपके से देखा करता था। अभी सिर्फ 1 घंटे पहले क्लास में वह एक पागल की तरह बाहर भागा था, लेकिन अब सामने खड़ा शू झिंगचेन अपने पूरे शरीर से खून और गुस्से की भयानक गंध छोड़ रहा था। उसकी उन आंखों में कोई पुराना प्यार नहीं था, यहां तक कि कोई इंसानी भावना भी नहीं बची थी। उसका वह डर बाहर खड़े ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक था। मैंने उन सभी लोगों की भूख से तड़पती नजरों पर ध्यान नहीं दिया और सीधे ज्यादा कैलोरीज वाले खाने की तरफ बढ़ गया। मेरे शरीर ने अभी कुछ देर पहले बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च की थी, और इस समय मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं पूरी गाय को खा सकता था। मैंने बिना सोचे समझे महंगे इंपोर्टेड ब्लैक चॉकलेट का एक पैकेट फाड़ा और उसे बिना चबाए पूरा का पूरा निगल गया। उसके बाद मैंने एक रेड बुल कैन को अपने हाथ से दबाकर तोड़ा और सीधे अपने मुंह में खाली कर लिया। रुको, ये सब सामान सबको बराबर बांटने के लिए है। क्या तुम्हें नियम समझ नहीं आते? लिन वेई के पास खड़े उस जांग चांग नाम के लड़के ने कहा, जो उसका सबसे बड़ा चमचा था और कॉलेज के ताइक्वांडो क्लब का प्रेसिडेंट भी था। इस समय अपनी क्रश के सामने खुद को बड़ा दिखाने के लिए उसने हिम्मत करके जोर से चिल्लाया। मेरे हाथ नहीं रुके और मैंने बीफ जेरकी का एक और पैकेट फाड़ लिया। नियम? मैं पीछे घूमा और अपने मुंह में बीफ दबाकर दबी हुई आवाज में कहा, यहां के नियम किसने बनाए हैं? अभी इमरजेंसी का समय है, सबको लीडर की बात माननी होगी। तुम्हारी यह हरकत पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी चुराने जैसी है। लिनवेई भी अब होश में आ चुकी थी। उसने मुझे इस तरह बिना किसी डर के खड़े देखा तो उसके मन में थोड़ा डर जरूर पैदा हुआ, लेकिन मेरे हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी और लड़ाई का अनुभव देखकर उसका दिमाग तुरंत चलने लगा। अगर मैं इस पागल को अपनी तरफ कर लूं तो मेरी सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही लाचार और प्यारी सी मासूमियत लाते हुए प्यार से कहा, झिंगचेन, जांग चांग की बात का बुरा मत मानो। वह सीधे बोल देता है, लेकिन अभी बाहर बहुत खतरा है। हम सबको साथ मिलकर रहना होगा। तुम बहुत ताकतवर लग रहे हो। अगर तुम हमारी प्रोटेक्शन टीम में शामिल होने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें डेप्यूटी कैप्टन बना दूंगी, और तुम्हें सामान भी दूसरों से दोगुना मिलेगा। यह उसका पुराना तरीका था, डराना और लालच देना। अपनी पिछली जिंदगी में उसने इसी तरीके से न जाने कितने लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाया था। मैं हंस पड़ा। मेरी हंसी इतनी तेज थी कि मेरे कंधे कांप रहे थे। डिप्टी कैप्टन, दोगुना सामान? मैं एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए लिनवेई के पास गया। झांग छांग ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने बस अपना हाथ हवा में घुमाया। चटाक! एक तेज आवाज हुई और ध्यांग चांग का वह 180 पाउंड का भारी भरकम शरीर किसी फटे हुए कपड़े के पुतले की तरह हवा में उड़ गया। वह जोर से जाकर रैक से टकराया। उसके चेहरे की हड्डी टूटकर चकनाचूर हो गई और वह बिना कोई चीख निकाले तुरंत बेहोश हो गया। वहां खड़ी भीड़ में सन्नाटा छा गया। जो लड़के पहले आगे बढ़ने की सोच रहे थे वे तुरंत सहम कर पीछे हट गए। क्या यह सच में एक इंसान है? उसने ताइक्वांडो क्लब के प्रेसिडेंट को सिर्फ एक थप्पड़ में उड़ा दिया। मैं लिन वेई के सामने आकर खड़ा हो गया। लिन वेई का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। वह टेबल पर गिर पड़ी और कांपती आवाज में बोली, शू झिंगचेन, हम दोनों क्लासमेट्स हैं। तुम पहले मुझसे प्यार करते थे ना? मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लिन वेई की सुंदर ठुड्डी को कसकर पकड़ लिया। मेरी उंगलियां लोहे की तरह ठंडी थीं और मेरी उंगलियों के सिरों से बोन स्पाइक्स हल्के से बाहर निकलकर लिन वेई की गर्दन की मुख्य नस पर टिक गए। पहले का शू झिंगचेन सच में एक अंधा था। मैंने उसके कान के पास जाकर किसी शैतान की तरह बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें इस नई दुनिया का असली नियम बताना चाहता हूं। इस तबाही के समय में ताकतवर इंसान जो देता है उसे आशीर्वाद कहते हैं, और कमजोर जो मांगता है उसे खुद को मिटाना कहते हैं। ठीक इसी समय सुपरमार्केट के मुख्य दरवाजे के उस कमजोर कांच पर एक बहुत ही भयानक टक्कर हुई। धड़ाम! एक लगभग 3 मीटर लंबा विशालकाय ज़ॉम्बी दरवाजे के रैक्स को तोड़ते हुए अंदर घुस आया। उस ज़ॉम्बी की पूरी स्किन लोहे जैसी धूसर सफेद थी। उसके दोनों हाथ 2 मीटर लंबे भारी हथौड़ों में बदल चुके थे। उसका मुंह कान तक फटा हुआ था और उसके नुकीले दांतों पर मांस के टुकड़े लगे हुए थे। वह बोन क्रशर अंदर आ चुका था। राक्षस अंदर आ गया! भीड़ पूरी तरह पागल हो गई। हर कोई चिल्लाता हुआ पिछले दरवाजे की तरफ भागने लगा, जिससे वहां लोग एक दूसरे को कुचलने लगे। मुझे बचाओ झिंगचेन, मुझे बचाओ! मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगी। मैं तुम्हारी औरत बनने के लिए तैयार हूं। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ यही आदमी उसे जिंदा रख सकता है। मैंने नीचे उस कांपती हुई लिनवेई को देखा। मेरी आंखों में एक मजाक की चमक थी। मैंने अचानक लिनवेई के पीछे का हिस्सा पकड़ा।
ठीक वैसे ही जैसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में मुझे चाकू मारकर गड्ढे में धक्का दिया था और उसे पूरी ताकत से उस चिल्लाते हुए बोन क्रशर की तरफ फेंक दिया। वह लड़की जो अपनी पिछली जिंदगी में बहुत घमंडी थी और जिसने मुझे नरक में धकेला था, इस समय किसी कुचली हुई मक्खी की तरह दीवार से जा टकराई। उसकी छाती की हड्डियां पूरी तरह टूट गईं और मुंह से खून की धार निकल पड़ी। मैंने लिन वेई द्वारा उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के उन सिर्फ 2 सेकंड के समय का पूरा फायदा उठाया। मेरा शरीर बिजली की गति से आगे बढ़ा। मैंने ऊपर की तरफ एक ऊंची छलांग लगाई और अपने दोनों पैर उस बोन क्रशर के कंधों पर टिका दिए। मैंने अपने दोनों हाथों के बोन स्पाइक्स को बाहर निकाला और सीधे उस मॉन्स्टर की दोनों धुंधली आंखों के अंदर घुसा दिया। बोन क्रशर दर्द से जोर से चिल्लाया और उसका भारी शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। मैं नीचे कूदा। मैंने हमेशा की तरह उसके सिर से क्रिस्टल कोर निकाला और तुरंत रैक पर रखे एक ट्रैवल बैग को उठाकर उसमें ज्यादा कैलोरीज वाले खाने के सामान को जल्दी जल्दी भरना शुरू कर दिया। ये सब पूरा करने के बाद मैंने कोने की तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, जहां अपनी आखिरी सांसें ले रही लिन वेई तड़प रही थी। चले जाओ। वह पुराना शू झिंगचेन जो कभी शर्माता था अब मर चुका है। जो जिंदा बचा है वह नरक से लौटकर आया एक रिबॉर्न है। मैं सुपरमार्केट से ज्यादा दूर नहीं गया था। मेरे शरीर की हर एक मांसपेशी बहुत तेज दर्द से चिल्ला रही थी। यह सेंटीपेड के जहर और मेरे मांस के एक साथ मिलने का असर था, जो अब और ज्यादा साफ एनर्जी की मांग कर रहा था। मेरे कदम दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित जैंगचेन यूनिवर्सिटी के बॉटनिकल गार्डन की तरफ मुड़ गए। मेरी पिछली जिंदगी में यही वह जगह थी जहां स्पेशल पुलिस की पूरी टीम मारी गई थी। वहां का बूढ़ा माली इसी जगह पर 100 साल पुराने पेड़ के साथ मिलकर एक हो जाएगा और फॉरेस्ट सर्वेंट बन जाएगा। उसका लकड़ी के तत्व वाला क्रिस्टल कोर ही मेरे शरीर के